अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। अच्छा जी, तो हम लोग क्या करने लगे हैं, अपना न्यू टॉपिक जो है, न्यू लेसन स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि है यूनिट 12 अर्थ एंड स्पेस। ठीक है। अब इसमें जो है सबसे पहला जो टॉपिक है वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड दैट कीप्स द प्लैनेट एंड मून्स इन देयर ऑर्बिट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं छोटी क्लासेस से कि प्लैनेट्स जो है अपने सोलर सिस्टम के अंदर जो है एक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन कभी किसी ने आप लोगों में से सोचा है कि प्लैनेट्स क्यों ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, या प्लैनेट्स क्यों राउंड घूम रहे होते हैं? वो सीधे भी तो जा सकते हैं ना। तो कभी आप लोगों ने अगर सोचा है तो कमेंट में लिखें कि सोचा है, और अगर नहीं सोचा है तो तब भी लिख दें कि नहीं सोचा है। तो अब सोचें कि प्लैनेट्स क्यों जो है अपने ऑर्बिट के अंदर राउंड एंड राउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले जो है हमें जो 2-3 चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, वो है एक तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है कि कोई भी 2 चीज़ों के बीच में कोई अट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, 2 मटेरियल्स हैं, उनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। ये जो है जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसमें ज़्यादा होगी, और जितना छोटा ऑब्जेक्ट होगा उसमें उतनी कम होगी। तो सन हम कहते हैं कि उसके अंदर ह्यूज मास है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगी, ग्रेविटी भी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। और सन की अगर इतनी मतलब आप देखें, सन एक स्टार है। ठीक है, तो उसके इर्द-गिर्द जो है प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, और वो प्लैनेट्स जो है साइज़ में सन से छोटे हैं। ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि सन की जो ग्रेविटी है वो बाकी सबसे क्या है, ज़्यादा है। इट पोज़ेस अ लॉट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है? अब इससे क्या होगा, एज़ अ रिज़ल्ट प्लैनेट्स जो हैं सन की इस ग्रेविटी से मुतासिर होंगे, अफ़ेक्ट होंगे, और एक ग्रेविटेशनल सन के क्या बन जाएगा, एक ग्रेविटेशनल पुल बन जाएगा, जो कि सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट करेगा। वो कोशिश करेगा कि हर प्लैनेट जो है ना उसकी तरफ आ जाए। लेकिन अब उसकी जो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है सन की, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो सारे प्लैनेट्स को अपनी तरफ जो है क्योंकि हर प्लैनेट क्या है, बहुत डिस्टेंस पे है। ठीक है? सबसे क्लोज़ हम कहते हैं कि जी मरकरी है, लेकिन बाकी सारे प्लैनेट जो हैं काफ़ी दूर हैं। तो प्लैनेट्स अब दूर हैं। ठीक है? और वो इनमें और ये ग्रेविटेशनल फ़ोर्स जो सन की है उसके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत नहीं है कि वो बाकी प्लैनेट्स को अपने अंदर समो ले। ठीक है? इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो ऑर्बिट्स को छोड़ के और सारे जो है सन के अंदर जाके प्लैनेट्स गिर जाएँ। तो क्या होता है उसका रिज़ल्ट में, कि बेशक वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि सारे प्लैनेट्स उसके अंदर आ जाएँ, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग ज़रूर है कि वो जो है प्लैनेट्स को इतना फ़ोर्स कर देती है कि प्लैनेट्स जो है उसके इर्द-गिर्द राउंड-राउंड घूमें अपने ऑर्बिट में। ठीक है? अब आप सोचें, कभी ख़्याल ये भी आ सकता है हमें कि अगर सन की ये ग्रेविटेशनल फ़ोर्स ख़त्म हो जाए तो फिर क्या होगा? भई अगर सन की ये ग्रेविटेशनल फ़ोर्स किसी दिन ख़त्म हो जाती है, तो प्लैनेट्स जो हैं वो क्या करेंगे, एक सीधी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना शुरू कर देंगे। ठीक है? इन दिस जो भी उनकी उस टाइम जो भी स्पीड होगी, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ी की आप एग्ज़ाम्पल ले लें, वो जो टॉय कार होती है, ठीक है? उसको आप पीछे की तरफ पुल करते हैं तो वो आगे की तरफ जो है अपनी डायरेक्शन में जाती है। उसके ऊपर से अब आपकी फ़ोर्स ख़त्म हो जाती है। आपने सिर्फ़ उसको क्या लगाई है, पीछे करने के लिए एक फ़ोर्स लगाई है। उसके बाद आपको खुद भी नहीं पता होता कि वो किस डायरेक्शन में जाएगी। वो लेफ़्ट भी जा सकती है, राइट भी जा सकती है, ठीक है? और हो सके तो सीधी भी जा सकती है। तो सन की भी ग्रेविटी जिस दिन फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ख़त्म हो जाएगी, तो प्लैनेट्स क्या करेंगे, एक सीधा ट्रैवल करेंगे इन देयर ऑन स्पीड, जो भी उनकी उस टाइम पे स्पीड होगी, उस टाइम पे वो क्या करेंगे, सीधा ट्रैवल करेंगे अपनी स्पीड डायरेक्शन स्पीड की डायरेक्शन में जो है ट्रैवल करेंगे। और इसीलिए इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि प्लैनेट्स अपनी मर्ज़ी से सीधे-सीधे ट्रैवल ना करें, तो अर्थ सन की जो है ये ग्रेविटेशनल फ़ोर्स बनाई गई है, ताकि प्लैनेट्स को फ़ोर्स किया जाए कि वो जो है एक ऑर्बिट में जो है क्या करें, रिवॉल्व करें।
ठीक है। अब जो एक इसके अंदर एक नया कॉन्सेप्ट है वो है इनर्शिया, INERTIA, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया हर ऑब्जेक्ट के अंदर होता है और हर ऑब्जेक्ट का दिल करता है कि वो एक जो है स्टेट को वो बना के रखे, मेंटेन करके रखे। आइदर अगर अगर मैं बैठी हुई हूँ तो मेरा दिल करेगा मैं बैठी रहूँ, अगर मैं चल रही हूँ तो मेरा दिल करेगा मैं चलती रहूँ। ठीक है। तो इसी ट्रेन है, आप ट्रेन को देख लें, अगर वो मूव कर रही है तो उसका दिल करेगा कि मैं मूव ही करती रहूँ। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो क्या करे, कोई भी एक स्टेट को मेंटेन करके रखे, चाहे वो रेस्ट पे है, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है कि जो भी एक स्पीड, फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हूँ, तो मैं कहूँगी मैं पूरा दिन 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड से ही चलती रहूँ, मुझे अपनी स्पीड ज़्यादा ना करनी पड़े। तो एक ही स्पीड में जब कोई चीज़ चल रही होती है उसको कहते हैं यूनिफ़ॉर्म मोशन। ठीक है? इसकी एग्ज़ाम्पल्स इनर्शिया की क्या-क्या हो सकती हैं? अब एक लार्ज स्टोन है, अ, वो एक पहाड़ के ऊपर पड़ा हुआ है, तो वो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू मूव दैट स्टोन। हम उस स्टोन को ईज़िली मूव नहीं कर पाएँगे। ठीक है? इसी तरह अगर वो स्टोन जो है, ये तो उसकी रेस्ट की एग्ज़ाम्पल हो गई। ठीक है? अब अगर वो पहाड़ पे से गिर पड़ता है, तो जब तक उसके आगे कोई रेज़िस्टेंस नहीं आएगी, तब तक जितनी उसके अंदर फ़ोर्स है, जितना उसके अंदर मास है, वो उतनी देर तक जो है मूव करता रहेगा। ठीक है? यूनिफ़ॉर्म मोशन से चलता रहेगा। अब फैन्स हैं, हम गर्मियों में फैन्स चलाते हैं, ठीक है? वो रोटेट करते रहते हैं, ठीक है? गोल घूमते रहते हैं फैन्स। लेकिन जब हम स्विच ऑफ कर देते हैं, तो फैन्स की यही वो होती है कि वो मूव करते रहें, लेकिन इवेंचुअली वो स्टॉप हो जाते हैं। वो स्टॉप क्यों होते हैं? बिकॉज़ ऑफ द एयर रेजिस्टेंस। एयर की रेजिस्टेंस अगर ना हो, तो पंखे जो है अगर यूनिफ़ॉर्म मोशन में चल रहे हैं, आप स्विच बंद भी कर देंगे, तो तब भी वो यूनिफ़ॉर्म मोशन में चलते रहेंगे। ठीक है? और तो इसीलिए ये समझाने का मकसद यहाँ पे ये था कि हमारा जो सोलर सिस्टम है प्लैनेट्स का, उनमें जो है अ लॉट ऑफ इनर्शिया है। उनके अंदर इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, और इससे क्या होता है कि वो जिस स्पीड से सन के इर्द-गिर्द जो है चल रहे हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि वो उसी मोशन में उसी स्पीड से जो है सन के इर्द-गिर्द चलते रहें। ठीक है? ये आई होप आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके जी, तो अब हम इस न्यू टॉपिक में जो है कुछ न्यू चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है? एक तो और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। हम लोग सुनते रहते हैं उनके बारे में, लेकिन ये है कि अब थोड़ा-सा हम डिटेल में इस चीज़ को पढ़ेंगे। सबसे पहले जो चीज़ हमारे समझने की है वो है सेंट्रीपिटल फ़ोर्स। सेंट्रीपिटल फ़ोर्स क्या होती है? ठीक है? ये वो फ़ोर्स होती है जिसकी वज़ह से कोई भी बॉडी जो है वो एक सर्कल में मूव करती है। ठीक है? आप लोगों को शौक है कि जी हम लोग बॉल जो है, मैक्सिमम जो है ना लोग क्या करते हैं अपने हाथ से जो है ना बॉल उठाते हैं, ठीक है? और उसको अपने सर के ऊपर से गुज़ार के जो है ना ऊपर ऐसे गोल-गोल घुमाने की कोशिश करते हैं, और फिर उनकी कोशिश होती है वो गोल-गोल घूमती रहे, ठीक है? तो वो जो फ़ोर्स है जो कि एक बॉडी को हेल्प कर रही है ताकि वो गोल-गोल घूमती रहे, उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फ़ोर्स। क्या कहते हैं हम उसको? हम उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फ़ोर्स, ठीक है? और इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टोन आपने लिया है या बॉल ली है, वो क्या होता है सर्कल में, उसका दिल तो चाहता है कि वो स्ट्रेट जाए, लेकिन वो क्या कहते हैं क्योंकि फ़ोर्स आपने उसको लगाई है और आप उसको सर्कल में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके बाद अगर आपका हाथ रुक भी जाता है ना, तो तब भी वो गोल-गोल ऐसे घूमता रहेगा। आप उसको पहले आप उसको ज़्यादा फ़ोर्स लगा के जो है गोल-गोल घुमाते रहते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है आपकी स्पीड थोड़ी-सी कम हो जाती है, लेकिन वो जो बॉल है वो उसी स्पीड से ही गोल-गोल घूम रही है। तो ये जो फ़ोर्स है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फ़ोर्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है अर्थ एंड मून, ठीक है? हमें पता है कि अर्थ जो है उसकी जो नेचुरल सैटेलाइट है वो कौन-सी है? मून है। मून क्यों है? क्योंकि मून जो है हमारी अर्थ के इर्द-गिर्द
राउंड एंड राउंड सर्कल में अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। जैसे अर्थ जो है सन के इर्द-गिर्द कर रहा है, उसी तरह मून जो है वो अर्थ के इर्द-गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है? तो इसलिए जो है मून जो है हमारी नेचुरल सनलाइट है, और इसके ऊपर जो जैसे सन की जो फ़ोर्स ऑफ ग्रेविटी है, वो अर्थ को फ़ोर्स करती है कि वो राउंड राउंड अपने ऑर्बिट में घूमे, उसी तरह अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है वो मून को फ़ोर्स करती है कि वो उसके इर्द-गिर्द रिवॉल्व करे, ठीक है? आई होप आपको ये 2 कॉन्सेप्ट्स जो हैं इसके अभी फ़िलहाल क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं अपने न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है हमारा मास एंड वेट्स, ठीक है? मास क्या होता है, वेट क्या होता है? देखने में तो सुनने में तो हमें यही लगता है कि दोनों जो है एक ही चीज़ है, लेकिन ये एक चीज़ नहीं है। मास जो होता है वो क्या होता है, किसी भी चीज़ के अंदर कितने एटम्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, वो उसका जो नेचुरल होता है उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, उसके अंदर कितनी क्वांटिटी है मैटर की, कितना जो है उसके अंदर 10 केजी वज़न है, 12 केजी वज़न है, मतलब नंबर्स में आ जाता है वो, ठीक है? तो द टोटल अमाउंट ऑफ मैटर इन द बॉडी, या आप उसे कह लो क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इन अ बॉडी इज़ कॉल्ड इट्स मास, ठीक है? और इसका ऐसे यूनिट क्या होता है मास का, केजी होता है। स्मॉलर यूनिट्स हमारे पास ग्राम होते हैं, मिलीग्राम होते हैं, और बिगर यूनिट है जो है हमारा वो उसका टन है, ठीक है? इसकी कन्वर्जन जो है यही है कि 1 टन जो है 1000 केजीज़ के बराबर होता है। 1000 केजीज़ जो हैं वो ग्राम्स के बराबर होते हैं, 1000 ग्राम्स के बराबर होते हैं, और 1000 ग्राम्स जो हैं वो एक ग्राम जो है वो 1000 मिलीग्राम्स के बराबर होता है, ठीक है? इसको हम अब मेज़र किस तरह से करते हैं? हम इसको मेज़र करने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास फिज़िकल बैलेंस आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ सकता है, वे स्केल आ सकता है, बीम बैलेंस आ सकता है, और वे ब्रिज स्केल आ सकते हैं, ठीक है? अब अगर एक बॉडी है उसका जो मास है अर्थ के ऊपर 10 केजी है, तो क्या अगर वो मून पे जाएगा तो तब भी उसका इतना ही 10 केजी ही मास रहेगा? तो इसका आंसर है येस। इसका आंसर येस इसलिए है क्योंकि उसकी जो अंदर पार्टिकल्स हैं वो तो चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है? उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो उतने ही रहेंगे जितने वो अर्थ के ऊपर हैं। मून के जाके ऊपर भी उतने ही रहेंगे। तो इसलिए इसका आंसर है येस, बिकॉज़ द चेंजिंग लोकेशन ऑफ द बॉडी डज़न्ट मैटर, एंड इट विल नॉट चेंज द अमाउंट ऑफ मैटर इन इट, ठीक है? आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी वेट की तरफ। वेट अब क्या चीज़ है? अगर मास जो है क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी है, तो वेट उसके मुकाबले में क्या है? वेट जो है फोर्स है, वो फोर्स है जिस फोर्स की मदद से अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। अर्थ का कोर है, हम सबको पता है, ठीक है? तो अर्थ का कोर जो है वो सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो वो फोर्स अर्थ की जो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है अपने सेंटर की तरफ, उसको जो है उस बॉडी का वेट कहा जाता है। क्योंकि अब ये फोर्स है तो इसलिए हम इसको जो है मेज़र करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूटन। उसका जो ऐसा यूनिट है वो भी न्यूटन होगा, जिसको हम एन से, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और ये हम लोग मेज़र किस तरह से कर सकते हैं, ये हम डिफरेंट चीज़ों के थ्रू मेज़र कर सकते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से, फोर्स मीटर से, ठीक है? ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे हम लोग वेट को मेज़र कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक जो है यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब जो नेक्स्ट इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, या अगर हमें इसकी वैल्यूज़ दे दी जाती हैं, नंबर्स दे दिए जाते हैं, तो किन फ़ॉर्मूलाज़ के थ्रू हम इसको मेज़र कर सकते हैं, वो फिर अब हम लोग नेक्स्ट जो अपने है नेक्स्ट सीखेंगे। वीडियो में सीखेंगे।